हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, सीईटी 12th लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और देखिए साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के बाद में सीईटी 12th लेवल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और अगर आपको सीईटी 12th लेवल के अंदर 40% अंक लाने हैं, ठीक है, सीईटी का पासिंग मार्क्स लाना है, तो आपको इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को एंड तक वॉच करना है, ठीक है साथियों। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीईटी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी, तो सभी क्लासेस को आप लगातार ज्वाइन करते रहिएगा। आपकी एग्ज़ाम तक बेहतर लेवल पर तैयारी होगी। तो देखिए साथियों, आज के इन प्रश्नों के श्रृंखला में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान का नया जीके भी सम्मिलित है, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो आज का इन प्रश्नों की श्रृंखला में अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक देवता मेहाजी मांगलिया के संबंध में असत्य कथन है। तो देखिए, लोक देवता मेहाजी मांगलिया के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है, मारवाड़ के पंचपीर में शामिल देवता थे। ऑप्शन 2 है, मुख्य मंदिर बापणी गांव यानी कि जोधपुर के फलौदी में स्थित है। और ऑप्शन 3 है, घोड़े का नाम लीलागधर था। और ऑप्शन 4 है, इनका जो मेला है भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये असत्य कथन है, क्योंकि मेहाजी मांगलिया के जो घोड़े का जो नाम था यह किरण काबर था, ठीक है, किरण काबर था। और लीलाधर जो घोड़ा था ये देवनारायण जी का घोड़ा था। किसका था? भगवान देवनारायण जी का घोड़ा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी असत्य कथन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, कौन सी रस्म है या फिर कौन सा रीति रिवाज है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है कुआं पूजन। ऑप्शन 2, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। ऑप्शन 3 है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ऑप्शन 4 है, जल जुलनी एकादशी की पूजा। तो देखिए साथियों, आणो जो है यह राजस्थान के रीति रिवाजों में से ऑप्शन 3, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजा जाता है तो उस समय आणो करवाया जाता है, ठीक है। ससुराल से कोई एक व्यक्ति आता है, उसके साथ में उन दुल्हन को अपने ससुराल भेजा जाता है, तो इस रीति रिवाज को आणो कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर कमेंट भी करते रह जाइएगा, ठीक है, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द्वैताद्वैत या फिर वेदा वेद भक्ति दर्शन किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो देखिए, द्वैताद्वैत या फिर वेदा वेद ये भक्ति दर्शन जो है कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन 2 है निम्बार्क संप्रदाय से। ऑप्शन 3 है रामानुज संप्रदाय से। ऑप्शन 4 है गौड़ीय संप्रदाय से। तो देखिए साथियों, द्वैताद्वैत और वेदा वेद ये जो दर्शन है यह निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ हैं कहाँ पर हैं? तो देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ रूपनगर अजमेर में इनकी जो है प्रमुख पीठ प्रधान पीठ स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो इसका आंसर ज़रूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मांड गायन शैली के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। तो देखिए, मांड गायन शैली के लिए जो 1982 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया, वो महिला कौन थी? ठीक है, जिन्हें सम्मानित किया गया, ये महिला कौन थी? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गौरी देवी, ऑप्शन 2 गौरीबाई, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 है अला जिलाबाई, ऑप्शन 4 है आनंद कुंवरी। तो देखिए साथियों, जो मांड गायन शैली के लिए 1982 ईस्वी में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये जो महिला थी, ये महिला थी ऑप्शन नंबर 3 अला जिलाई बाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है किस जिले से संबंधित है? तो ये बीकानेर जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बीकानेर जिले से। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, 2023 से पहले अजमेर संभाग का हिस्सा था जो वर्तमान में उदयपुर संभाग में है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो 2023 से पहले अजमेर संभाग के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में उदयपुर संभाग के अंदर आता है। तो उस ज़िले का नाम बताना है। ठीक है, और देखिए 2023 से पहले राजस्थान में कुल कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। ठीक है, 7 संभाग थे। और अभी वर्तमान में कितने? 10 संभाग। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 सलूम्बर, ऑप्शन 3 राजसमंद, ऑप्शन 4 है भीलवाड़ा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, वर्तमान में राजस्थान का वह जिला जो 7 अगस्त 2023 से पहले अजमेर संभाग का हिस्सा था और अभी वर्तमान में उदयपुर संभाग का हिस्सा है, तो ये जिला था भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। तो ऑप्शन ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए सलूम्बर जो है किससे अलग करके बनाया गया? तो ये उदयपुर से अलग करके सलूम्बर को नया जिला बनाया गया था। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, अजमेर का बांदर सिंदरी क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो देखिए साथियों, अजमेर का बांदर सिंदरी जो क्षेत्र है, यह किस खनिज से संबंधित है? ठीक है साथियों, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मैग्नीज के लिए, चांदी के लिए, बेरिलियम के लिए, या फिर टंगस्टन के लिए। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से अजमेर का बांदर सिंदरी क्षेत्र जो है, यह बेरिलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बेरिलियम खनिज से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, रियाण नामक प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो देखिए साथियों, रियाण नामक प्रथा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है मेवाड़ क्षेत्र से, शेखावाटी क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से, या फिर मेवात क्षेत्र से। तो देखिए रियाण नामक प्रथा जो है, ये राजस्थान के जिस क्षेत्र से संबंधित है, ये राजस्थान का क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो प्रश्न इस प्रकार है, संगीत विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए साथियों, संगीत विनोद पुस्तक, इसके रचयिता पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वीर विनोद, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है,
तो देखिए साथियों, अगर पूछा जाए कि वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो हैं कवि श्यामल दास। ठीक है, कवि श्यामल दास इसके रचयिता हैं। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि संगीत विनोद के रचयिता कौन हैं, तो देखिए साथियों, संगीत विनोद के जो रचयिता हैं, तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 पंडित बाद भट्ट, ऑप्शन 2 अनूप सिंह, कृष्णानंद व्यास और मान सिंह तोमर। तो देखिए साथियों, संगीत विनोद के जो रचयिता हैं, ये रचयिता हैं अनूप सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 2023 में राजस्थान में कौन सी विधानसभा का गठन हुआ? तो देखिए साथियों, 2023 के अंदर जो राजस्थान में विधानसभा यानी कि नई सरकार का गठन हुआ, ये कौन सी विधानसभा का गठन था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 14, 15वीं, 16वीं, 17वीं। तो ये राजस्थान के अंदर जो विधानसभा थी, ये 16वीं विधानसभा का गठन था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 2023 में राजस्थान विधानसभा में नवनिर्वाचित महिला विधायकों की संख्या है। तो यानी कि जो पहली बार विधायक बनी है, ठीक है, नवनिर्वाचित जो पहली बार विधायक बनी है, तो राजस्थान विधानसभा के अंदर इन महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 20, 28, 29, 22। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नवनिर्वाचित महिला विधायक बनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी देखिए सीईटी 12th लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सीईटी एग्ज़ाम 12th लेवल की जो बेहतर और शानदार तैयारी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी और एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बेहतर लेवल पर होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।